एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टिविटी से मुराद ये है कि रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की इनर प्रॉपर्टी होती है जिसको आप रेजिस्टिविटी कहते हो। रेजिस्टिविटी का मतलब ये है कि कितना कोई भी मटेरियल अपोज कर सकता है कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोके, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो इस बुक में कहीं भी अच्छी नहीं दी हुई है, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं अभी रीड कर रही हूँ, वो अपने पास लिख लें। इस बुक में अच्छी नहीं दी हुई है। तो शैल आई रीड? पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दूं? जी मिस, लिखवा दी। ओके, लिखें। रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ materials inherent opposition मिस रेजिस्टिविटी इज अ उसके बाद आपने क्या बोला? Material of resistance. resistivity is a measure of materials inherent opposition to the flow of electric current. It is the property of material itself. लिखिए किसी ने? यस मिस, लिखिए। जी मिस, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। मिस लिख टाइप दी। कर दूं वरना? नहीं मिस, लिख दी। बहुत देर लगेगी टाइप करने में। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स इनहेरेंट ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल itself, independent of its shape or size. Independent of its shape or size. It is measured in मिस एक दफा वापस रिपीट करिएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ से प्लीज। independent of its shape or size. मिस एक दफा आप लिख दें, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं सेंड कर दूंगी, मैं अपने मिस पास ग्रुप में लिख के सेंड कर सेंड कर दीजिएगा। दूंगी। ऑल राइट, चलिए ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी से मुराद ये है, जिसने लिख लिया ठीक है, जिसने नहीं लिखी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। अब आपके पास रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होती है? किसी भी मटेरियल की वो अपनी खुसूसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो करंट को फ्लो करने से रोकता है। और रेजिस्टिविटी, जैसे कि आपके पास रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम होता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। देखो बुक से बाहर चला गया है मेरा। रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। इसका मतलब ये है कि कितना ओम जो रेजिस्टेंस है उसको वो रोक सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पास कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। हम किसी भी मटेरियल को ये क्यों कहते हैं कि वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है? क्यों कहते हैं हम ऐसा? इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की वजह से। अगर आपके पास जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कि वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा अगर बहुत ज़्यादा, तो वो कौन सा मटेरियल होगा? जो कि करंट को फ्लो ना करने दे, उसकी रेजिस्टिविटी अगर बहुत हाई है तो वो कौन सा मटेरियल होगा? बताएं। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? मिस हो इंसुलेटर पे होगा। अगर वो मिस कैसे? करंट रेजिस्टिविटी तो फ्लो ज्यादा होगा होगी मगर तो इस बहुत तरह कम के होगा। मटेरियल जो है वो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपके पास रेजिस्टिविटी कम होगी यानी कि करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सुपर करंट का कंडक्टर फ्लो बन जाएगा ज्यादा वो। होगा तो वो कौन से कहलाएंगे? सुपर कंडक्टर। कंडक्टर्स कहलाएंगे, सिंपल। यस मिस। ठीक है। अब जैसे कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको क्या बताती है कि इसकी रेजिस्टेंस हाई है या लो है।
करंट इसमें से ज्यादा फ्लो होगा या कम होगा। इसी की जो अपोजिट प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कहेंगे, इसी की जो अपोजिट प्रॉपर्टी है उसको आप कहते हैं कंडक्टिविटी। क्या कर रही हूँ ये मैं, अपोजिट प्रॉपर्टी जो है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये कि कितना जो कोई भी मटेरियल कितने अच्छे तरीके से करंट को फ्लो होने देगा। रेजिस्टिविटी जितना वो करंट का फ्लो रोक सके उसको कहते हैं, और कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि जितना भी आपका जो करंट का फ्लो है वो रोक सके। कंफ्यूज हो गई मैं। कंडक्टिविटी से मुराद ये है कि कितना ज्यादा करंट आपका फ्लो हो जाएगा वो प्रॉपर्टी, और रेजिस्टिविटी से मुराद है कितना करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी दो चीजें थी। और इसके अलावा आप लोगों को 3 डेफिनेशंस बेसिकली लिखनी है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की। अब देखो रेजिस्टेंस का यूनिट आपके पास होता है ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का आपके पास यूनिट होता है ओम। रेजिस्टिविटी का मैंने अभी आपको बताया ओम मीटर, ठीक है। अगर आप कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी को मेजर्ड किया जाता है सेमन पर मीटर में। सेमन से मुराद मैं लिख देती हूँ। कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, एबिलिटी है मटेरियल की, वो कितना करंट जो है वो फ्लो होने देगा। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी का ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अगर आपके पास रेजिस्टिविटी जो है उसको डिनोट करते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर आपके पास एक चार्ट गिवन है कुछ मटेरियल्स का, उनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों यहाँ पर शो हुई हैं। अब इस चार्ट में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, कंडक्टिविटी का सिंबल, और ये है रेजिस्टिविटी का सिंबल रो, और यहाँ पर आ गया आपके पास सिग्मा जो कि है कंडक्टिविटी का। इसका यूनिट है ओम मीटर। तो अगर ये उसी का रेसिप्रोकल है तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स, यानी कि ओम पर मीटर, ठीक है। अब आपके मैम पास नमाज का टाइम होने वाला है। अच्छा सब्र करें 10 मिनट, ये टॉपिक कवर कर लें। 1:30 पे तो जमात है, आप चले जाएं। फिर ये क्लास का क्या होगा? पीछे रह जाऊंगा मैं तो इस तरह। व्हाट्स योर नेम? आसिम। अच्छा, तो फिर सबके लिए मैं रोक दूं क्या क्लास? मिस एक बाकी 45 बच्चे पूरी भी होती तो है, आप पढ़ाएं मिस। पढ़ेंगे ही ना। एक की वजह से सबकी रोकूं या सबने जाना है? ओके, अहद अली इज रिकॉर्डिंग। कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या लेक्चर? मिस मैं भी रिकॉर्ड ही कर रही हूँ वैसे। अच्छा चलो तो ठीक है ना, फिर एक की वजह से मैं क्लास तो नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं कंटिन्यू रखूं? यस मिस कंटिन्यू। ओके, कहाँ गई मेरी बुक? ओके, तो आपके पास यहाँ पर कुछ मटेरियल्स गिवन है। अब बेटा एक चीज मैंने आपको बताई अभी कि अगर आपके पास कंडक्टिविटी से मुराद है कि कितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टिविटी से मुराद है कि कितना ज्यादा जो करंट है वो उसको रोकेगा। तो अब किसी भी मटेरियल की अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे से। अब लेट से आपके पास यहाँ पर सिल्वर गिवन है, तो जो सिल्वर की कंडक्टिविटी है वो लिखा हुआ है 6.29 एक्सपोनेंट 10⁻⁷ ओम पर मीटर। तो इसकी रेजिस्टिविटी आप देखो कितनी कम है, एक्सपोनेंट -8 यानी कि 0.00000159। तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी कम है, बहुत ही माइन्यूट है। तो इसका मतलब सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। ये सारे जो लिस्ट है ये सारी किन मटेरियल्स की है जो कि अच्छे कंडक्टर्स हैं। लेट से आपके पास रबर है, तो अगर आपके पास मैं रबर की एग्जांपल दूं तो रबर की कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगी उसकी, या फिर माइनस में होगी, या फिर प्लस में होगी? प्लस में होगी मिस। रबर की कंडक्टिविटी प्लस में कंडक्टिविटी होगी या नहीं मिस, माइनस में नहीं होगी? माइनस में होगी कंडक्टिविटी। यस, रबर की कंडक्टिविटी बहुत कम होगी और जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि रबर में से करंट फ्लो नहीं कर पाता। अब यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, रबर की एग्जांपल है, सल्फर है, माइका है, क्वार्ट्ज है, वुड है। अब ये आपके पास वो मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर्स नहीं होते। तो जो कंडक्टर्स नहीं होते उनके यहाँ पर आप देखो एक्सपोनेंट माइनस में सारी जो पावर्स हैं वो क्या है, कंडक्टिविटी की हैं,
और जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो सारी रेजिस्टिविटी की हैं। तो इस चार्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे पास कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर्स की बहुत ही माइन्यूट होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कहा था कि मुझे ये बताइएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास थिक वायर की ज़्यादा होती है या थिन वायर की ज़्यादा होती है। मिस रेजिस्टेंस तो थिन वायर की ज्यादा होती है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है। यस, करेक्ट आंसर यही है कि जिसका भी एरिया आपके पास ज़्यादा होगा तो उसकी जो है रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी। अगर एरिया बढ़ाऊंगी तो रेजिस्टेंस पर उससे क्या इफेक्ट आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मिस, कम हो जाएगी। यस, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, R इज इक्वल्स टू, ये मुझे लैपटॉप से लिखने में इतनी परेशानी हो रही है, R इज इक्वल्स टू रॉ L अपॉन फाई एल A। अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टिविटी का ताल्लुक है वो ये है कि जितनी भी रेजिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज चाहिए, मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके दरमियान आपको इनवर्स रेशियो होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया कौन से वायर का ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कौन से थिक वायर का वायर एरिया का। ज्यादा होगा। थिक वायर तो का। उसके अकॉर्डिंग थिक वायर का अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो ये आपके पास एक रीजनिंग क्वेश्चन है जो कि आपके मिड में आ सकता है, तो उसको जरा अच्छे से आंसर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर मिस गिवन लॉन्ग में है, आएगा शॉर्ट में? शॉर्ट में ऑब्वियसली। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 9.5, ये आपको करनी है, इसको भी मार्क कर लें। इसमें कौन सी आपके वाली पास मिस? एग्जाम्पल 9.5 जो अभी मैंने बुक में शो की हुई है। नमाज के लिए नहीं गए आप? तो बेटा अभी मिस ने मैं बोला जमात ना कि खत्म क्लास कर में रही हूँ, कंटिन्यू रखोगी। जैनब जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हैं, तो आप फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो उनका लेक्चर मैं कैसे लूंगा? भाई ग्रुप ग्रुप पे में आ शेयर जाएगा, कर आप देंगे। टेंशन नहीं लो। बस चलो सुनो, भाई, हो आपको कौन भी अल्लाह मेरा सवाब दोस्त देगा। मिल रहा है तुम्हारा, आसिम, शक्ल दिखाना अपनी मुझे क्लास में। ठीक है इंशाल्लाह मिस, मैं आता हूँ नमाज पढ़ के फिर। ऑल राइट। ओके, शैल वी कंटिन्यू या सबको जाने। यस मिस, कंटिन्यू करें मिस। ओके, कहाँ गई मेरी बुक। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9.5 है, ये भी आपको करनी है। इसमें लिखा हुआ है कि करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी जिसको मैंने कट कर दिया, तो आपको वो नहीं करनी है। तो बेसिकली करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस निकालनी है एक 5 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर की, और उसका डायमीटर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो है 10 मिली एम्पेयर, ये इन्होंने बता दिया। अब बेटा देखो, आपके पास जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी मैंने असल में फॉर्मूला लिखा नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा, जो डेफिनेशंस है ना वो मैं आप लोगों को, मैंने पेज पे लिख लिया है, मैं आप लोगों को वो पेज शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके मिस। और डेफिनेशंस के साथ फॉर्मूलाज भी लिख दिए मैंने उसी के ना, जैसे रेजिस्टिविटी हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, इन सब के। अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास फाइंड करनी है आपको करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो अभी आपको मैंने जो ऊपर फॉर्मूला दिखाया है इक्वल टू रो एल अपॉन है, उससे हम निकाल लेंगे। और जो करंट डेंसिटी है बेसिकली वो क्या होती है आपके पास, कि कितना जो करंट है उसको बेसिकली आप डिनोट करते हैं जे से, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे, और ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट आपके पास अकॉर्डिंग टू द एरिया फ्लो कर रहा है, उसको आप कहते हैं करंट डेंसिटी। बेसिकली अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब आपके पास यहाँ पर जो इन्होंने दिया है 5 मीटर लेंथ है वायर की, और उसका डायमीटर गिवन है। अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसके लिए असल में न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत डायरेक्ट हुआ हुआ है, मैंने इसको थोड़ा डिटेल में सॉल्व किया था, तो मैं आपको वो डिटेल सॉल्यूशन भेज दूँ या ऐसे ही समझ आ रहा है। मिस डिटेल सॉल्यूशन भेज दिएगा। मैं डिटेल सॉल्यूशन भेज दूंगी, अभी ऐसे ही समझा देती हूँ बिकॉज ये पेंसिल से ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए।
तो बेसिकली यहाँ पर एरिया दिया हुआ है आपको, यहाँ दिया हुआ है 2.053 मिलीमीटर इसका क्या है डायमीटर है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, इन्होंने तो यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया कि 3.31 आ गया एरिया, लेकिन मैंने सॉल्व करा है कैसे आएगा एरिया। आपके पास अगर डी है 2.05 mm, तो इसके अकॉर्डिंग आर कितना हो जाएगा। लेट अस सॉल्व। वैसे मेरे पास इसका सॉल्यूशन हुआ हुआ है पेज पे, तो मैं वो शेयर कर दूंगी या तो फिर आप लोगों के साथ। 2.05 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस इसका कैसे आएगा, जो भी डायमीटर था उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे सिंपली, तो आपके पास जो आर है वो आ जाएगा 1.025। भाई मैं बहुत गंदा लिख रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आर आपके पास आएगा 1.025, चाहे तो लिख लें साथ साथ 1.025 mm, ठीक है। यहाँ पर सही है, ऐसे नजर आ रहा है। ओके मिस। अब जब आपने आर निकाल लिया तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर। तो जो भी मेरे पास पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.142। ये पूरा आप लोग करेंगे फिर आएगा आंसर ठीक से। 3.142 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर के स्क्वायर से 1.025 का स्क्वायर। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 3.28। इसमें इन्होंने राउंड ऑफ करके 3.31 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो कैलकुलेटेड आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3.28। आपका भी शायद यही आएगा 3.28 या 3.39। तो ये आपके पास बेसिकली अब आपका कैसे आया एरिया, जो भी इन्होंने डी दिया हुआ था डी से हमने निकाला आर। आर कैसे आया, डी अपॉन 2 करके जो भी आर आ गया उसको फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर में डाल दिया मैंने, और इसके बाद मेरे पास आंसर आया 3.28 मिलीमीटर। अब मैंने अभी आपको बताया करंट डेंसिटी क्या चीज़ है। करंट डेंसिटी से मुराद ये है कि जितना भी आपके पास करंट है वो फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसको आप कहेंगे करंट डेंसिटी। अब इसमें हमें निकालना था, यहाँ पर देखो करंट ऑलरेडी गिवन है 10 मिली एम्पेयर। मिली से मुराद ये है 10 की पावर -3, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 पुट किया, और एरिया जो हमने अभी निकाला था वो आया था 3.28 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -6। ये बात तो आपको पता होगी ना कि मिलीमीटर में जाने के लिए 1000 से इससे यस मिस। मिली एम्पेयर से एम्पेयर में आने के लिए आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 1000 से। अब लेकिन इसकी पावर कितनी है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर भी नहीं है, मिलीमीटर है, तो इसके लिए 10 एक्सपोनेंट -6 आ जाएगा यूनिट को चेंज करने के लिए। अब इसके बाद कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यू, तो आपके पास करंट डेंसिटी का जो आंसर आएगा वो आएगा 3.04। इनका 3.02 आ रहा है, हमारा आ रहा था 3.04 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3 एरिया पर मीटर स्क्वायर। आप ये वाले आंसर्स भी लिख सकते हो और जो आपके कैलकुलेटेड आंसर हैं वो भी लिख सकते हो। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसमें असल चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। अब ये रॉ कहाँ से आया, क्या कोई मुझे बता सकता है, मिस ये ये वैल्यू कांस्टेंट होता कहाँ है। से, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन था कि जो वायर है वो कॉपर वायर है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ था कि ये कॉपर वायर है, तो कॉपर की क्या चीज़ है ये, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है मिस। यस। तो जो कॉपर की रेजिस्टिविटी है वो पुट करेंगे। अब हर मटेरियल की उसके अकॉर्डिंग होती है, तो मिस अगर मैंने वैसे ये पेपर न्यूमेरिकल में आपको, हमें गिवन होती है, आप गिवन देंगी। जी अगर मैंने आपको कॉपर का दिया है पेपर में तो मैं खुद से कॉपर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू दूंगी, आपको याद नहीं करनी होगी। उसके बाद सिंपल जो भी लेंथ थी और एरिया हमने फाइंड आउट किया वो पुट कर देंगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी ओम्स में। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आपके पास कॉपर गिवन है तो मैं उसको एल्युमिनियम कर दूं, लेकिन मैं रेजिस्टिविटी आप लोगों को साथ में लिख के दूंगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। ओके मिस। और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, वो बेकार है, उसको छोड़ दें। इसके अलावा जो मुझे असल आपको बताना था, रेजिस्टेंस तो आप लोगों को पता है बेसिकली क्या होता है, ओम्स लॉ भी हमने देखा हुआ है। रेजिस्टेंस से मुराद क्या है, जो भी अपोजिशन है उसको हम कहते हैं, करंट की जो भी अपोजिशन है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस।
जितने भी फ्लो ऑफ करंट है उसको वो रोकती है। इसका यूनिट होता है ओम्स। जितनी भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट के लिए फ्लो करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही फ्लो ऑफ करंट इजी हो जाएगा। मिस आप इसके पावर बाद नेक्स्ट डिसिपेशन पढ़ाएंगी मिस? क्या चीज? पावर डिसिपेशन। पावर डेसिपेशन, यस, शायद पढ़ाऊं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद कौन सा आ गया है? अगर आपको याद हो मैंने क्लास में पढ़ाया था, रजिस्टर की 4 लाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कोई चार्ट होता है, डिजिट्स और मल्टीप्लायर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर कैसे था? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर एंड देन टॉलरेंस। तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आप लोगों को फाइंड करना सिखाई थी। ये वाला टॉपिक याद है सबको? जी मिस याद है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, एक शॉर्ट बता देती हूँ थोड़ा सा। लेट से आपके पास यहाँ पर कलर क्या गिवन, इसमें ना थर्ड सेकंड लाइन नहीं दी हुई इन्होंने, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, थर्ड मल्टीप्लायर होता है। अब आपके पास जो कलर कोड गिवन है वो क्या गिवन है? रेड है, ब्लैक है और इसके साथ ग्रीन है। रेड का मतलब फर्स्ट लाइन क्या है? 2 है। 2 के बाद जो सेकंड लाइन है वो है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 0। अब 2 0 के बाद जो थर्ड लाइन है मल्टीप्लायर की, वो क्या है? 10 एक्सपोनेंट 5। और टॉलरेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कितना बेयर कर सकता है वो करंट। तो बेसिकली आपके पास क्या आंसर आया? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 5। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 2 मेगा ओम्स। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो गई, 2 मेगा ओम्स। आपके पास ये न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे मैं न्यूमेरिकल्स बना के दे सकती हूँ 1-2 नंबर के, या फिर ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपको कुछ कलर कोड्स दिए हुए होंगे और उनकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी, या फिर रेजिस्टेंस दी हुई होगी और उसका कलर कोड निकालना होगा। अच्छा एक चीज और, मैंने आप लोगों को उस दिन क्लास में कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे 3 शायद, याद है? जी मिस कर लिए वो उसके पीछे। वो कर लिए न्यूमेरिकल, सॉरी न्यूमेरिकल कह रही हूँ, मैनुअल के साथ सबमिट होंगे वो, ठीक है? ओके मिस। ऑलराइट, क्या पढ़ाना था और? अच्छा आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं डायोड। डायोड बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि कभी वो कंडक्ट करता है और कभी वो इंसुलेट करता है। कभी वो कंडक्टर बन जाएगा और कभी वो इंसुलेटर बन जाएगा, ठीक है? अब इसको किस तरह यूज करें कि वो कंडक्टर बने और किस तरह यूज करें कि वो इंसुलेटर बने, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मिस पीएन ठीक है? जंक्शन की तरह जैसे? जी, पीएन जंक्शन ही बेसिकली डायोड होता है। पी और एन दो से मिलकर बनता है। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से मिलकर जो चीज बनती है बेसिकली उसको डायोड कहते हैं। एक डायोड की अगर हम इनर डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। एक पी टाइप मटेरियल, पी टाइप के अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, लेट से पॉजिटिव चार्जेस, मैं एक एक ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सारे होंगे, लेट से चार्जेस की अमाउंट ज्यादा होगी। अब आपके पास जो डायोड है वो किस तरह बना हुआ होता है? एक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, और इनके दरमियान में एक बीच में जगह होती है जिस रीजन को क्या कहा जाता है, इसके दरमियान में एक जगह होती है जहां से चार्जेस फ्लो होकर लेट से पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं तो कंडक्शन स्टार्ट होती है। अब इनके दरमियान में जो जगह है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। कैसे लिखूं मैं? ये इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, इसको याद रखिएगा। डिप्लीशन रीजन। रिजॉइन क्यों कर रहा है इसको, रीजन को? डिप्लीशन रीजन का मतलब ये है, लेट से यहाँ पर मैं, एक डायोड है, डायोड का मतलब ये है इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्जेस और इस साइड कुछ नेगेटिव चार्जेस, इसके इंटरनली दोनों साइड पर कुछ चार्जेस होते हैं। अब जब मुझे इससे कंडक्शन करवानी है, अगर मुझे इससे कंडक्शन करवानी है तो मैं यहाँ से कोई भी वोल्टेजेस अप्लाई करूंगी, कहाँ से? जो भी इसकी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड से जब मैं वोल्टेजेस अप्लाई करूंगी, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज, लेट से मैं 0 वोल्ट अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या 0 वोल्ट अप्लाई करने से कंडक्शन स्टार्ट होगी? नहीं होगी।
जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस बढ़ाती जाऊंगी उसकी वजह से कि यहाँ पर मेरे पास क्या होता हुआ नजर नजर आएगा, जो भी यहाँ पर चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस वो डिप्लीशन रीजन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी डिप्लीशन रीजन के जो पास पास वाले चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो गैप है ना वो कम होने लगेगा। जैसे जैसे मैं वोल्टेजेस बढ़ाते बढ़ाते 0.7 वोल्ट्स तक पहुंचूंगी, 0.7 वोल्ट्स किसी भी डायोड के टर्निंग ऑन वोल्टेजेस होते हैं जिससे वो डायोड टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होने का मतलब ये है कि 0.7 वोल्ट्स तक पहुंचते ही उसकी कंडक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं 0.7 वोल्ट्स अप्लाई करूंगी ये डायोड क्या बन जाएगा, अगर ये सेमी कंडक्टर था तो कंडक्टर। जैसे मैं 0.7 वोल्ट्स इस डायोड के इनपुट पर दूंगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कंडक्शन इसके थ्रू स्टार्ट हो जाएगी। और अगर 0.7 से कम कम वोल्टेजेस हैं तो इससे पहले कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेट। उससे पहले कंडक्ट नहीं करेगा, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होने देगा। अब डायोड की एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको देखो, इसकी ये वाली साइड इसका जो सिंबल है वो इस तरह से कुछ होता है, ये ट्रायंगल है और इसके आगे एक लाइन होती है। इसकी ये साइड जहाँ पर पॉजिटिव है इसको कहते हैं एनोड, और जहाँ पर नेगेटिव है इसको कहते हैं कैथोड। आई गेस आपके पास लैब में होगा डायोड, मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट लैब में। जो इसकी लाइन वाली साइड है ना, अच्छा लैब में आपके पास डायोड कैसा होगा, जैसा रेजिस्टर था ना इस तरह का एक रेजिस्टर था आपके पास और उस पर 4 लाइंस ड्रॉ हुई थी। अब 4 लाइंस के अकॉर्डिंग आप उसका सिंपल कलर कोड देख लेते थे, उसमें से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता था। लेकिन जो डायोड है इसमें आपके पास क्या होता है, एक लाइन होगी एक साइड पर, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन बनी हुई होगी, तो इस लाइन का मतलब ये इसकी कौन सी साइड हो गई, नेगेटिव साइड। और जिस साइड लाइन नहीं बनी हुई उसका मतलब ये आपकी हो गई पॉजिटिव साइड। इज दैट क्लियर? यस मिस। तो जो भी नेगेटिव साइड है इसका मतलब इसका नाम क्या है, कैथोड, और जो पॉजिटिव साइड है इसका नाम है एनोड। तो जैसे ही हमें अगर इसको कंडक्टर के तौर पर यूज करना है, इसमें से कोई भी चार्जेस फ्लो करवाने हैं तो हमें इसको फॉरवर्ड बायस में लगाना होता है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में लगाएं यानी कि उल्टा लगा दें तो उससे क्या होगा, आपका डायोड ऑन नहीं होगा। तो रिवर्स बायस का मतलब है अगर हम नेगेटिव चार्जेस अप्लाई करें पॉजिटिव पर तो क्या होगा, डायोड टर्न ऑन नहीं होगा। यहाँ पर सप्लाई लगी हुई है एक, इसमें दो व्यूज दिखाए हुए हैं, एक फॉरवर्ड बायस के लिए और दूसरा रिवर्स बायस के लिए। जो फॉरवर्ड बायस है उसमें मिस रिवर्स पॉजिटिव बायस का कोई सप्लाई। फायदा होता है वैसे? रिवर्स बायस का मतलब ये है कि आपके पास लेट से इसको एज अ स्विच आप यूज कर रहे हो, एज अ स्विच लेट से आप इसको यूज कर रहे हो तो रिवर्स ओके बायस ओके में मिस। ये कंडक्शन नहीं करवाएगा। जबकि फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, जैसे आप बैटरी से वोल्टेजेस अप्लाई करोगे जैसे जैसे बढ़ाते बढ़ाते 0.7 तक पहुंचोगे ये कंडक्शन आपकी ऑन कर देगा। जबकि रिवर्स बायस में क्या होगा, ऑफ रहेगा, ऑन नहीं करेगा। अब इसके अलावा इसमें दो चीजें याद रखने की थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, एक तो इसके नाम है एनोड और कैथोड। एनोड इज द पॉजिटिव वन एंड कैथोड इज द नेगेटिव वन। इसके अलावा जो लाइन वाली साइड है इसको हम नेगेटिव कहते हैं। और दूसरा बात ये है कि जो इसके दरमियान का रीजन होता है, लेट से ये पी जंक्शन है और ये एन जंक्शन है, तो इनके दरमियान का जो रीजन है उसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मिस। देखो यहाँ पर इसका एक चार्ट भी गिवन है, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड। यहाँ पर 0.7 वोल्ट्स के बाद जो डायोड है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, उसकी जो भी करंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये करंट है और ये वोल्टेजेस हैं, तो जैसे 0.7 वोल्ट्स को रीच करेगा उसकी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। 0.7 फिक्स कांस्टेंट अमाउंट है, बट जैसे लेट से हम लैब में लगा रहे हैं तो समटाइम्स 0.5 पे 6 पर भी कंडक्शन हो जाती है, पर इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि होगी ही नहीं, ऑन हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट मुझे अब आपको, अच्छा फ्यूज से मुराद क्या है, कोई बताएगा क्या होता है फ्यूज, देखा है कभी? कहाँ है हाइलाइटर? फ्यूज मिस। फ्यूज आप लोगों का क्या है, ये फ्यूज की डेफिनेशन है छोटी सी, इसको देख लो। फ्यूज से मुराद ये है एक इसके दरमियान ना बेसिकली एक बहुत ही छोटा फ्यूज कंडक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि अगर हम किसी भी डिवाइस में फ्यूज को लगा दें,
अगर एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी करंट का फ्लो है, बहुत ज़्यादा हाई करंट आ गया है, तो ये उसको रोक देता है, अपनी सामने वाली डिवाइस तक जाने से पहले उसको रोक देता है, और अपने दरमियान जो इसके दरमियान जो वायर होता है ना, वो बहुत ही थिन पीस ऑफ वायर होता है। अगर जैसे ही आपके पास बहुत हैवी करंट आ जाएगा, वो थिन पीस ऑफ वायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वो वायर ब्रेक होने की वजह से आपका जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब लेट्स से आपके पास, लेट्स से यहाँ से कुछ वोल्टेजेस आ रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज है, 120 वोल्ट्स हैं लेट्स से। कैसे लिखूं 120? लेट्स से 120 वोल्ट्स हैं। अब आपके पास ये कहाँ जा रहे हैं, फ्यूज के पास जा रहे हैं, और जो भी वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ करंट होता है, ठीक है। लेट्स से ये आपका फ्यूज आ गया, और इसके बाद ये आपका लगा हुआ है किसी भी अप्लायंस पर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर लगा हुआ है। अच्छा, फ्यूज वैसे ही आपको लगा हुआ नहीं नजर आएगा, किसी जैसे कि आपके पास वो होता है स्टेबलाइजर होता है या इन्वर्टर होता है, उन सारी चीजों के अंदर फ्यूज यूज हुआ हुआ होता है। लेट्स से ये आपका फ्रिज है या कोई भी डिवाइस है। अब जैसे ही मेरे पास वोल्टेजेस समटाइम्स क्या होता है, आपके पास फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो हाई या लो हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से 120 वोल्ट्स के साथ साथ करंट का फ्लो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके दरमियान, फ्यूज के दरमियान जो एक थिन वायर है, वो क्या कर रही थी, अगर वो जुड़ी हुई थी तो करंट मेरी दूसरी अप्लायंस तक पहुंच रहा था। अगर ये वो करंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो फ्यूज के दरमियान ये वायर था ना, ये ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ से ब्रेक होते ही, जैसे यहाँ पर शो हुआ हुआ है कि वायर यहाँ से क्या हो गया, जैसे ही करंट ज्यादा आया, ये वायर यहाँ से टूट गया। तो अब यहाँ से अगर ये टूट गया, तो इसके दरमियान में से करंट फ्लो हो सकता है? करंट फ्लो नहीं हो सकता। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो अगली वाली डिवाइस पर करंट कोई भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा हैवी करंट आ भी गया, तो आपकी जो महंगी डिवाइस है या जो भी काम की चीज थी, फ्रिज थी लेट्स से या एलईडी थी, उस पर जाने से पहले पहले ही आपका फ्यूज जो है वो आपकी डिवाइस को खराब होने से बचा लेगा। तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, फ्यूज के अच्छे से 4-5 पॉइंट का क्वेश्चन बना लेना, व्हाट इज अ फ्यूज, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं ज़रा आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स मार्क करवा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास तक कर लीजिएगा। कहाँ गए? देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क किए हुए हैं आप लोगों के पास न्यूमेरिकल नंबर 34। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट करंट फ्लो थ्रू द बल्ब ऑफ 3 वोल्ट फ्लैश लाइट व्हेन इट्स हॉट रेजिस्टेंस इज 3.6 ओम्स। करंट निकालना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है, क्या फॉर्मूला होगा? V V is इज equals इक्वल्स टू आई आर आपके पास होता है। तो अगर आपको V इज इक्वल्स टू आई आर में से I निकालना है, तो क्या कर दोगे सिंपली? R upon V. Sorry miss, V upon R. यस, अगर आपको I निकालना है तो I तो यहीं रहेगा, R V के पास जाकर क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो V अपॉन R से आपके पास इसमें आ जाएगा करंट। देन इसके बाद मार्क करते जाइएगा, 34 मार्क कर लें। इसके बाद आपका है नेक्स्ट 50 में क्या करना है, 2.2 किलो ओम का रेजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी पे, जो कि है 1.5 वोल्ट्स। अब हमें इसमें भी अगेन क्या निकालना है, करंट थ्रू द रेजिस्टर, अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा। इसके बाद रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट्स, द करंट मेजर इज 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? अब रेजिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन V इज इक्वल्स टू आई आर ही रिलेशन है, इसमें से R को सेपरेट कर लेंगे। अब इसको भी मार्क कर लें 52 को। उसके बाद आपका है पावर डिसिपेशन का न्यूमेरिकल है, इसको मार्क कर लें, मैं बता दूंगी। अच्छा, पावर बेसिकली क्या होती है किसी भी चीज़ की, पावर, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर के दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली, P इज इक्वल्स टू आई वी और W upon. गंदा लिख रहा है ये, नहीं वो वाला हमें हमें अभी यूज नहीं करना है, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग देखना है। W अपॉन टी बेसिकली क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। कहाँ है टेक्स्ट, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे।
P is equals to IV और P is equals to V square. V square upon R. पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो करंट और वोल्टेज सिंपली P और R दिए हुए तो V स्क्वायर के पास वोल्टेजेस आ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास वोल्टेजेस आएंगे उस V की वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे और P आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो उससे क्या निकाल सकते हैं आप, I निकाल सकते हैं। दो मिस स्टेप I है ये स्क्वायर R न्यूमेरिकल। भी तो होता है फॉर्मूला। इस वाले में हमें ये यूज करना है ना सिंपल, क्योंकि इसमें फाइंड क्या करना है, वोल्टेजेस निकालने हैं। तो वोल्टेजेस के लिए क्या है आपके पास, V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला था, ठीक है। मिस अब ये सब क्लास आपको खत्म पुट हो जाएगी करने हैं। तो दोबारा तो नहीं होगी ना? क्या कह रहे हो? अब जब क्लास खत्म हो जाएगी 9 मिनट में, उसके बाद दोबारा तो नहीं होगी ना क्लास? नहीं, दोबारा नहीं होगी। ठीक हो अच्छा, गया ये मिस। वाला भी मार्क कर लें, 55। ये आपके एक तरह से असाइनमेंट है, ये मुझे रजिस्टर में हुए हुए नजर आने चाहिए, रजिस्टर में या लूज शीट्स में, जहां भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर? नेक्स्ट तक कर लें तो बेहतर है, मैंने बहुत सारे तो नहीं बताए, शायद 5 ही बताए सिर्फ। 5 5 नमाज 6 पढ़ ली 6। भाई यासीन भाई आपने? ये जी जी वाला भी भाई, मार्क मैंने कर आपके लें, लिए 55। की दुआ करके। इस्तगफार पढ़ लो, अब थोड़ा चुप हो जाओ। जी जी मुबशर भाई, बस जैसा आप बोलें। आप आ गए नमाज पढ़ के? जी मिस। ओके। नहीं आना था क्या? न्यूमेरिकल्स मार्क कर लें, 55 है आपके पास। उसके अलावा ये वैसे जो भी ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं सारे मार्क कर लें, आसान वाले न्यूमेरिकल्स हैं, बस ये लाजमी कर लीजिएगा। पेपर में मैं अनसीन अगर दूंगी भी तो इन्हीं की वैल्यूज चेंज करके दूंगी। और आप लोगों का फरवरी के स्टार्टिंग में, आई गेस फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं रखूंगी मिड, तो जो भी टॉपिक्स कवर्ड हैं वो आपके मिड में इंक्लूड होंगे। मैम कितने नंबर वाला पास होगा? फिर होगा आपका उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ सिंपल सर्किट होगा, ठीक है, और मिस एक दो कितने मार्क्स न्यूमेरिकल्स का होंगे, होगा? 10 मार्क्स का। मिस के पेपर में इंक्लूड होंगे मार्क्स? जी ऑब्वियसली, मुबशर भाई, जाहिर सी बात है। जी जाहिर है, 10 मार्क्स का अगर मिड है तो वो मार्क्स ऐड होंगे ना। यस मिस, ऑब्वियस सी बात थी, मगर फिर भी मुबशर भाई ने पूछा। चले खैर, कोई बात नहीं। आप इतना क्यों बोल रहे हैं बट? मिस ये मना कर रहे थे अभी थोड़ी देर नमाज जाने से पहले मुझे। खैर, ओके, क्लास में वाइंड अप कर रही हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। और ये मुझे रिकॉर्डिंग याद दिला दीजिएगा कि मैं डेफिनेशंस जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगी, और न्यूमेरिकल भी मैंने अपने पास सॉल्व किया हुआ है, तो मैं चाहे तो वो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। ये रिकॉर्डिंग कर देंगे आप? रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, आई गेस जैनब ने की है, वो शेयर कर देंगी ग्रुप पे आप लोगों के साथ। ग्रुप तो और पर उनसे कहिएगा, बल्कि आई डोंट नो शी इज इन द क्लास और नॉट। मिस है क्लास के अंदर मिस वो, और वो GR है मिस, वो कर देगी। अच्छा, आप अगर शेयर करेंगी ना, तो मैं ये कह रही थी अगर आप शेयर करेंगी तो वो जो अप्लाइड फिजिक्स वाला ग्रुप है उसी पे किया करें प्लीज, ठीक है। इसके ओके अलावा कोई मिस। कंफ्यूजन है किसी को मिड से रिलेटेड या कुछ, तो वो भी पूछ लें, वैसे मैं क्लास में बता दूंगी थोड़ा ठीक से। मुबश्शिर, एक काम आप करेंगे, जो भी क्लास में अभी इन है इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ताकि जो अटेंडेंस शीट है उस पर मैं अटेंडेंस मार्क कर दूं। और अभी मीटिंग में 50 स्टूडेंट्स हैं आई गेस, तो 50 से ज़्यादा की अटेंडेंस ना लगी हुई नजर आए मुझे, ठीक है। आप सब अपने हैंड तो रेस कर रहे हैं लेकिन कोई पूछ कुछ भी नहीं रहा है।
जिसको भी क्वेरी है यू कैन आस्क। जस्ट टर्न ऑन योर मिस माइक्स ये एंड सारे आस्क। न्यूमेरिकल्स आप करवाएंगी कि हमें खुद करने हैं? बेटा ये या आप आप खुद करेंगे। सिंपल v इक्वल्स टू आई आर के न्यूमेरिकल्स हैं। ऑल राइट मिस, ठीक है। यस, बहुत इजी वाले न्यूमेरिकल्स हैं ये। ढूंढ ढूंढ मिस के आसान ये पार्ट आप लोगों के लिए। मिस आप वो न्यूमेरिकल्स लाइक अलग से सेंड कर देंगी कि हमें ये वाले करने हैं? बेटा जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं बस यही यही करने हैं। करने हैं, ओके मिस। और इसके अलावा 2 एग्जांपल्स जो ऊपर मार्क की हुई थी वो भी ग्रीन कलर से मार्क की हुई है, वो करनी है। जी मिस, ओके। ठीक है। जी जी। इसके अलावा अटेंडेंस का मैंने मुबश्शिर गौरी आपसे कहा है कि जो भी क्लास में इन हो। मिस मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले ली है। ठीक है। और आप लोग जो भी क्लास से रिलेटेड मटेरियल शेयर करेंगे वो अप्लाइड फिजिक्स वाले ग्रुप पे ही करेंगे जिसमें मैं ऐड हूँ। ओके मिस। ओके मिस, ओके। ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। अल्लाह मिस हाफिज। आप वो उस्तानी जी तो नहीं है वो जो हमें 9 मैट्रिक में पढ़ाती थी? क्यों? आपकी आवाज लग रही है ऐसी। क्यों मैं 9 मैट्रिक में आपको क्यों पढ़ाती होंगी? मतलब मुझे लग रहा है ऐसे हम भी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे ना उस्तानी जी से। एक्चुअली मैं भी पहले अटेंड करती थी, आज कंडक्ट कर रही हूँ पहली दफा। अच्छा यस। चले मिस, थैंक यू। और जरा ना अपनी जबानों पे काबू रखा करें। यस मिस, मैं भी आपको यही बोलने वाला था कि आपने इनको नहीं बोला और मुझे डांटा था सिर्फ। मैंने इनको भी बोल दिया। जो यस भी मिस, आउट होगा मैं उसको बोल दूंगी। बेहतरीन हो गया मिस। यस। आप लोग जैसे ही ओवर होंगे ना थोड़ा सा, देखिए मार्क्स तो मेरे ही हाथ में है ना। क्या चीज? मार्क्स तो आपके किसके हाथ में है? मेरे हाथों में है। नंबर? जी ऑब्वियसली। जी जी मिस, पास कर दिएगा बस। अच्छा देखते हैं। खैर मैं जो भी आपके पेपर होंगे उस पर डिपेंड करता है। मैं ऐसी दुश्मनी वाली मिस नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं आप लोगों जी से जी दुश्मनी हो रहा मिस, हूँ। इतना बस तो आपको क्लास ओवर हो अंदाजा गई? है। यस, यू कैन लीव द मीटिंग। चले मुबश्शिर भाई, बस बुरा नहीं मानिएगा आप। मुबश्शिर आपने अटेंडेंस शीट का नहीं बताया मुझे। मुबश्शिर ने तो लीव कर दिया मिस। अच्छा मैं उनसे पूछ लूँ क्या अटेंडेंस शीट पता नहीं किसके पास है। मैंने आप लोगों से कहा था सीआर को दे दें, सीआर को मिली ही नहीं वो। मिस ये सीआरई एकदम थर्ड क्लास है, क्या करें अब। तुम बन जाओ। मिस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आके मिलता हूँ, फिर बन जाऊंगा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस, अल्लाह हाफिज।